रिएक्ट जेएस का स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ लाइब्रेरी ऑफ जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, लाइब्रेरी का मतलब ये होता है कि इसके अंदर कोई मतलब फ्रेमवर्क नहीं है। फ्रेमवर्क का मतलब अलग होता है, लाइब्रेरी का मतलब अलग होता है। लाइब्रेरी का मतलब ये है कि ये सिर्फ आपको प्री डिफाइन फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, ये कोई आपको स्ट्रक्चर या कोई डिजाइन पैटर्न प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, सिर्फ आपको प्री डिफाइन फंक्शनैलिटी मिलेगी, जिन फंक्शनैलिटीज़ को आप यूज़ कर सकते हो। और इसका बेसिकली यूज़ होता है सिर्फ फ्रंट एंड डिजाइन करने के लिए। इससे आप कोई बैक एंड नहीं बना सकते रिएक्ट से। फ्रंट एंड समझते हो ना, यूआई, यूजर इंटरफेस, जो आप अभी तक HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट में बना रहे थे। क्योंकि HTML CSS के थ्रू जो यूजर इंटरफेस आप बनाते हो वो स्टैटिक होता है। रिएक्ट के थ्रू जो इंटरफेस बनाते हो वो डायनेमिक होता है, वो रीयूजेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, परफॉर्मेंस वाइज भी बेटर होता है। ठीक है, बहुत सारे बिजनेस कोड आप उसके अंदर मैनेज कर सकते हो, स्टेटफुल होता है। ठीक है, तो ये देखो रिएक्ट जेएस की सबसे खास बात कि ये क्या प्रोवाइड करता है आपको? स्टेटफुल बेस्ड इंटरफेस प्रोवाइड करता है। स्टेटफुल बेस्ड इंटरफेस का मतलब एक फॉर्म बनाया आपने, तो फॉर्म के अंदर आप किसी भी डेटा को सेट या गेट कर सकते हो, वो भी किसके थ्रू? ऑब्जेक्ट के थ्रू। जबकि नॉर्मल HTML फॉर्म एलिमेंट में आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर बाइंडिंग नहीं कर सकते। स्टेटफुल बेस्ड इंटरफेस टू बाइंड एप्लीकेशन डेटा थ्रू HTML फॉर्म एलिमेंट्स दैट प्रोवाइड बेटर अप्रोच टू गेट एंड सेट डेटा, जहाँ से आप किसी भी डेटा को फीच भी कर सकते हो और किसी भी डेटा को सेट भी कर सकते हो। इट ऑल्सो प्रोवाइड कंपोनेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है रिएक्ट का। कंपोनेंट ड्रिवन का मतलब यही होता है कि सभी चीज़ों को आप अलग अलग बना सकते हो। अलग अलग बना सकते हो मतलब आप अलग हेडर बना सकते हो, अलग फूटर बना सकते हो, अलग मिडिल एरिया बना सकते हो, और इन सब को इकट्ठा कर सकते हो। जैसे कार, तो कार कैसे बनती है? कंपोनेंट ड्रिवन से। कार का इंजन पूरा अलग रहेगा, बैक अलग रहेगा, तभी तो रिपेयर करना आसान होता है ना। अब कार ऐसा बन जाता कि कार के अंदर यदि एक चीज़ खराब हुई तो पूरा कार ही खराब हो गया। तो ऐसे में तो कोई कार खरीदता ही नहीं, रिपेयर ही नहीं, नॉट रिपेयरेबल रिपेयरेबल। तो HTML के अंदर सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है कि HTML के अंदर के कोड को आप दूसरे पेजेस में यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, बस जबकि रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर होता है, जिसके थ्रू आप बहुत आसानी से रिएक्ट के अंदर के एक कंपोनेंट के डेटा को दूसरे कंपोनेंट में रीयूज़ कर सकते हैं। ये रीयूजेबल कोड देता है, फ्लेक्सिबल कोड देता है, डिक्लेरेटिव कोड देता है, डिक्लेरेटिव सिंटैक्स पैटर्न आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, किसके थ्रू प्रोवाइड करता है? कंपोनेंट के थ्रू प्रोवाइड करता है। ठीक है, वी कैन क्रिएट रिएक्ट प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट यूजिंग टू डिफरेंट वेज। मतलब यदि आपको रिएक्ट के अंदर कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो आप दो तरीके से रिएक्ट के अंदर प्रोजेक्ट बना सकते हो। यूजिंग क्रा, क्रा मतलब क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये थोड़ा सा डिप्रिकेटेड हो गया है। क्रिएट रिएक्ट ऐप मतलब ये यूज़ होता है, इट इज़ डिप्रिकेटेड नाउ। मतलब पुराने प्रोजेक्ट्स में आप इसका यूज़ कर सकते हो, बाकी अभी नया प्रोजेक्ट यदि बनाना है, ठीक है, तो मतलब ये तरीका है प्रोजेक्ट बनाने का। किसके बनाने का? पहले से बता रहा हूँ मैं। देखो क्या लिखा है मैंने कि रिएक्ट के प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट या प्रोजेक्ट बनाने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है क्रा। ठीक है, इसके लिए यदि आपको रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाना है तो अपन क्या लिखते हैं? npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और यहाँ पे ऐप का नाम। ये कमांड है जिसके थ्रू आप रिएक्ट के थ्रू क्या बनाओगे? प्रोजेक्ट बनाओगे। तो पहले आपको रिएक्ट को इंस्टॉल करना पड़ेगा। रिएक्ट इन्वायरमेंट बनाने के लिए सबसे पहले फर्स्ट तो आपको, ये सेकेंड स्टेप है, सॉरी, फर्स्ट स्टेप क्या है? इंस्टॉल रिएक्ट जेएस इन मशीन। मशीन मतलब अपने मशीन में रिएक्ट जेएस, ये कमांड है। कंसोल में जाके ये कमांड लिखना पड़ेगा, npm इंस्टॉल रिएक्ट। जैसे नोड जेएस आपने कैसे इंस्टॉल किया था? नोड जेएस का एक EXE डाउनलोड कर लिया था, पर मानो लिनक्स मशीन आपको देते तो लिनक्स मशीन में EXE थोड़ी डाउनलोड होता है या इंस्टॉल थोड़ी ना, तो कमांड से होता है ना। तो वैसे ये कमांड है कि यदि आपको अपने मशीन में रिएक्ट इंस्टॉल करना है तो कौन सा कमांड लिखोगे? npm इंस्टॉल रिएक्ट। इसके बाद यहाँ पे आएगा npm व्यू
रिएक्ट वर्जन। इंस्टॉल के बाद आप चेक भी कर लो कि भाई कौन सा वर्जन आपका क्या हुआ, इंस्टॉलेशन हुआ। तो इसके लिए क्या लिखोगे, npm व्यू रिएक्ट वर्जन। यहाँ से आप पता कर सकते हो कि रिएक्ट का कौन सा वर्जन आपने मैनेज किया हुआ है। ठीक है, तो पहला कमांड क्या है, npm इंस्टॉल रिएक्ट। दूसरा कमांड क्या है, इससे अपन क्या देखते हैं, npm व्यू रिएक्ट वर्जन। इस तरीके से हम पूरा इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जाएगा npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और यहाँ पे क्या लिखना है आपको, ऐप का नाम। ऐप का नाम है मतलब जो भी एप्लीकेशन आप बनाना चाहते हो, जैसे आपको कोई, जो प्रोजेक्ट जो हाँ जो भी, जैसे आपको कोई हॉस्पिटल मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट बनाना है तो यहाँ पे लिख दोगे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और यहाँ पे हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो क्या बन जाएगा आपका, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट बन जाएगा। मतलब जिस तरीके से आपको मैनेज करना है वैसा आप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, अब आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट के अंदर जा कर के, और जो भी आपको मतलब एप्लीकेशंस के अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है, यहाँ पे अब आपको थर्ड स्टेप में क्या रहेगा, विजुअल स्टूडियो वीएस कोड है ये, ओपन प्रोजेक्ट। अब देखो ये तो पहला तरीका मैंने बता दिया आपको कि क्रैक के थ्रू आप कर सकते हो, पर क्रैक क्या हो चुका है, डिप्रिकेटेड हो चुका है। तो अब एक नया पर्टिकुलर टूल आ चुका है मार्केट में जिसको बोलते हैं वीट। ठीक है, यूजिंग, इसको बाइट भी बोलते हैं कुछ लोग, बीट भी बोलते हैं, यूजिंग बीट बिल्ड मैनेजमेंट टूल। ये क्या है, आपका एक बिल्ड टूल है, मतलब प्रोजेक्ट बनाने का टूल होता है। कौन, बीट। ठीक है, तो इसके लिए भी सिंटेक्स है आपका। इसके लिए क्या लिखोगे, npm इंस्टॉल बीट @latest, ये इसका कमांड है। लेकिन ये कमांड आपको रिएक्ट इंस्टॉलेशन के बाद लिखना है। इसके बाद, हाँ, मतलब आप अपने मशीन पे रिएक्ट को पहले इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद आपको लिखना है npm इंस्टॉल बीट @latest। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें प्रॉब्लम ये था कि पर्टिकुलर इसका थोड़ा सा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड था। ठीक है, और दूसरा ये था कि जो आजकल मॉडर्न जो चीज़ें रिएक्ट के अंदर यूज़ होती है, जैसे टाइप स्क्रिप्ट यूज़ होने लग गया, तो बीट एक्चुअली क्या है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना दिया जिससे आप व्यू जेएस, रिएक्ट और बहुत सारे जो लाइब्रेरीज होते हैं उन सबको आप इसके थ्रू इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा फास्टर होता है। ठीक है, रिएक्ट को ये ज़्यादा क्विकली क्या करता है, लोड करता है। रिएक्ट के एप्लीकेशंस को ज़्यादा फास्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। कौन, वीट। इसलिए मोस्टली इसका नाम है, वीट का मतलब ही होता है फास्ट, जो बहुत ज़्यादा तेज हो। ठीक है, तो ये तरीके से आप, मतलब ये तरीका पुराना है लेकिन कुछ लोग ये तरीका भी अभी भी यूज़ कर रहे हैं। डिप्रिकेटेड का मतलब ये नहीं होता कि आप यूज़ नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि ठीक है, मतलब ये पुराने वर्जन्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें चलेगा, ऐसा नहीं कि रिएक्ट ने इसको ख़त्म कर दिया है। पर जब आप नया प्रोजेक्ट बनाओ तो रिएक्ट भी आपको यही सजेस्ट करता है कि आप इस तरीके से बनाओ, नई चीज़ों का यूज़ करते हुए बनाओ, तो अपन इससे बनाओ। बाकी अंदर का कोड स्ट्रक्चर सेम है, बस फाइल डिफरेंस। जैसे इसमें कौन सी फाइल बनती है, .js फाइल बनती है। इसके अंदर आप यदि टाइप स्क्रिप्ट लेते हो तो .ts बनेगी, और यदि आप जावा स्क्रिप्ट लेते हो तो .jsx बनेगी। तो अपन ने जावा स्क्रिप्ट पढ़ा है, तो इसमें कौन सा फाइल एक्सटेंशन बनेगा, JSX बनेगा। बस ये रहता है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आर्टिकल भी बनाया है। यदि आपको और देखना है वीट के बारे में तो आप शिवा ट्यूटोरियल्स में जाइए, बीट इन रिएक्ट JS। Beat is a modern tool that makes React apps extremely fast with instant reload and optimized builds।
मतलब ये बहुत फास्ट क्या होता है, रिलोड होता है, और इसका जो बिल्ड भी है वो क्या रहता है, ज़्यादा ऑप्टिमाइज रहता है। तो इसके लिए आपको npm, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा मैंने, इंस्टॉल की जगह में क्या रहेगा, यहाँ पे इंस्टॉल के स्थान पे रहता है npm क्रिएट, इंस्टॉल नहीं रहता, लिख लेना। जैसे उसमें भी क्रिएट था ना, npx क्रिएट है और यहाँ पे npm क्रिएट है। तो npm मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर। ये आपके किसी भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है या अनइंस्टॉल करना है, उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, npm कमांड। ठीक है। और npx जो होता है ना, ये सिर्फ एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। क्या करने के लिए होता है, एग्जीक्यूशन के लिए। मतलब आपका ऑलरेडी आपका इन्वायरमेंट क्या है, बना हुआ है, तो ये क्या करेगा, उस इन्वायरमेंट में क्या करेगा, सिर्फ एग्जीक्यूशन वाला काम करता है। तो देखो ये इसका सिंटैक्स होता है, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर इस तरीके से, बाकी अंदर के जो फंक्शनैलिटी वही है। तो अपन लेटेस्ट पढ़ो ना, ज़्यादा अच्छा है। मार्केट में यदि आपको पढ़ना है तो लेटेस्ट पढ़ो। यहाँ पर आपको ऐप का नाम लिख दो, क्योंकि देखो चेंजेस तो होते रहते हैं। कोई सा भी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है अभी जिसके अंदर चेंजेस ना हो। अभी आप 3 महीने बाद दूसरा करोगे तो हो सकता है कुछ और बिल्ड टूल भी आ सकता है। तो रिएक्ट जितने भी टेक्नोलॉजीज़ हैं आजकल, उनमें हर 2 या 3 महीने के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें आती हैं। क्योंकि अभी पहले क्या होता था कि साल भर में चेंजेस हो जाता था, आजकल 2 महीने में चेंजेस हो जाता है। तो अब पूरा ट्रांसफॉर्मेशन बहुत फास्ट वे में चेंज हो रहा है सभी टेक्नोलॉजीज़ में, ऐसा नहीं कि सिर्फ रिएक्ट के अंदर। ठीक है। अब ये रिएक्ट का पूरा इन्वायरमेंट ही चेंज हो गया। अब इस इन्वायरमेंट से रिएक्ट बन रहा है। ओके। तो एवरी 3 to 6 month लॉट्स ऑफ चेंजेस ऑन ईच टेक्नोलॉजीज। तो इसको आप जाइए और यहाँ पर आप cmd लिखिए, डी ड्राइव, npm क्रिएट वीट, ठीक है, @लेटेस्ट। लेटेस्ट मतलब लेटेस्ट वर्जन। तो देखो पहले मैं ये चीज़ तुम करोगे तभी नहीं चलेगा। तुम्हें अपने मशीन में पहले क्या करना पड़ेगा, npm इंस्टॉल रिएक्ट करना पड़ेगा। पहले रिएक्ट आप अपने मशीन में इंस्टॉल कर लेना, ऐसा नहीं कि सीधे ये वाला कमांड चलाने लग जाओ। तो पहले आप अपने मशीन में, मेरे मशीन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। अब मुझे यदि देखना है कि रिएक्ट का कौन सा वर्जन मेरे मशीन में इंस्टॉल है, तो मैं क्या लिख दूंगा, npm व्यू रिएक्ट वर्जन। तो ये बता देगा आपका। इससे पता चल जाता है कि आपके मशीन में रिएक्ट जेएस इंस्टॉल भी है कि नहीं है, 19.2.3। अब इसके बाद मुझे क्या बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना है। तो मैं क्या लिखूँगा, npm क्रिएट वीट @लेटेस्ट मतलब लेटेस्ट वर्जन। यदि आपको कोई स्पेसिफिक वर्जन यदि इंस्टॉल करना है तो उसका नाम लिख सकते हो। जैसे आप किसी ने बोला नहीं अब मुझे तो पर्टिकुलर जो है ना मतलब रिएक्ट का 15 वर्जन या 13 वर्जन में ही काम करना है, भले नया आ गया। कभी कभी क्या है, कुछ कंपनियां पुराने वर्जन पे भी काम करती है, तो फिर आप उस केस में तो, लेकिन वीट का जो सपोर्ट है वो अभी लेटेस्ट वर्जन में ही है, या लेटेस्ट वर्जन से 1-2 वर्जन पीछे। पुराने वर्जन पे यदि आपको काम करना है तो फिर वो क्रा में ही करना पड़ेगा। कौन से में करना पड़ेगा, क्रा में ही करना पड़ेगा। और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे दो। तो प्रोजेक्ट का नाम दे दिया मैंने, माय फर्स्ट रिएक्ट प्रोजेक्ट। कुछ भी नाम दे सकते हो, ये नाम देना आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो जैसे ही आपने ये कमांड चलाया तो ये पूछ रहा है, देखो क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क हैं। तो ये देखो एक पूछ रहा है कौन सा फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी आप सेलेक्ट कर रहे हो। तो वैनिला, व्यू, रिएक्ट, प्रैक्ट, लीट, सेबलेट, सॉलिड, क्विक, एंगुलर, मार्को, ये सब चीज़ें इसके अंदर मैनेज्ड। तो यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है आपको, रिएक्ट। अब ये पूछ रहा है कि आपको कौन से लैंग्वेज से सेलेक्ट करना है, टाइप स्क्रिप्ट से सेलेक्ट करना है, जावा स्क्रिप्ट से करना है। तो अभी अपने किससे करना है, जावा स्क्रिप्ट। यहाँ पे क्या लिख दो, जावा स्क्रिप्ट लिख दो। ठीक है। यूज़ रोल डाउन बीट नहीं करना भैया, नो। इंस्टॉल विथ npm एंड स्टार्ट नाउ, यस। ठीक है। तो ये एरो से आगे पीछे होगा, ठीक है। उसमें टाइप मत करना है, इसमें एरो से, जैसे जिस भी चीज़ को हाईलाइट कर रहा था ना वो, अब ये देखो इंस्टॉलिंग करने लग गया डिपेंडेंसीज।
तो अब इस तरीके से होता है। पहले क्या होता था कि सिर्फ सिंपल क्या लिखते थे, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और ऐप नेम खत्म, पर वो आउटडेटेड है, वो डेप्रिकेटेड हो गया। क्या हो गया? तुमने वही वाला करा था क्या पहले? नहीं, रिएक्ट तो डाउनलोड नहीं हो रहा, जावास्क्रिप्ट डाउनलोड नहीं हो रहा है, ये इंस्टॉल हो रहा है। पहले तो करना पड़ेगा ना इसकी फाइल। कुछ नहीं करना है डाउनलोड। हाँ, npm इंस्टॉल रिएक्ट नोड है ना आपके पास, आपको कुछ भी डाउनलोड करना नहीं है, बस नोड आपके मशीन में होना चाहिए, तो है ही है। ये बन गया देखो, बस आपको यहाँ पे सीधे बोल रहा है, बस आप क्लिक कर दो बस इसको, ठीक है, ये खुल गया, ये आ गया। वीट प्लस रिएक्ट काउंट इज 0। ये बन गया। तो वीट क्या है आपका, एक बिल्ड टूल है, और रिएक्ट क्या है आपका, एक लाइब्रेरी है। इन दोनों का क्या हो गया, कनेक्शन हो गया। अब ये बोलता है कि यदि आपको इसके अंदर कोई चेंजेस करना है, अब देखो इसका प्रोजेक्ट, अभी अपन ने सिर्फ इसका आउटकम देखा है, इसका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर नहीं देखा। तो इसका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर यदि आपको देखना है तो कैसे देखोगे, क्या नाम है, डी ड्राइव में, इसमें किस नाम से है, माय फर्स्ट रिएक्ट प्रोजेक्ट, यही है। इसमें किस नाम से है, SRC। ठीक है, तो देखो ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ किसके लिए है, जितने भी प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज होते हैं वो सब इसके अंदर होते हैं। SRC आपको मतलब किससे, SRC से। SRC मतलब होता है यहाँ पे सोर्स कोड, और इसने एक सोर्स कोड बना के दिया है। तो देखो यदि आप जावा स्क्रिप्ट यदि आप पढ़ते हो तो आपको थोड़ा बहुत ये समझ में आ भी रहा होगा कि ये क्या है, फंक्शन है, ये क्या है, फंक्शन का नाम है, ठीक है। ये चीज़ एक नई है इसमें, जैसे अपन नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट में कांस्टेंट के लिए कॉन्स्ट और क्या लिखते थे, कांस्टेंट का नाम लिखते थे। ये स्टेट है, इसको क्या बोलते हैं, ये भी वेरिएबल ही है, पर ये स्टेटफुल वेरिएबल है, ठीक है। तो ये तो थोड़ा तगड़ा कोड है, इसको अभी अब मत समझो। अभी अपन एक नॉर्मल हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाते हैं। तो क्या करना है अपने को, SRC में जाना है और कहाँ पे क्लिक करना है, न्यू फाइल, ठीक है। इसका नाम दे दो hello.jsx। क्या देना है, JS नहीं, यहाँ पे क्या बनाना है, JSX, ठीक है। तो अभी आपको बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है कि पहले कुछ लोग तो पहले क्लास में पूरी दुनिया समझने को प्रयास करने लग जाते हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास में सिर्फ कोड करो, इसके बाद फिर जब 3-4 कोड आपने कर लिया, चला लिया, फिर समझो, तब आपके दिमाग में वो चीज़ बैठती है। अब पहले आप बिल्कुल थ्योरेटिकल ये पूरा समझने के लिए लगोगे तो आपको बिल्कुल डर लगने चाहिए, आर्किटेक्चर अच्छा ऐसा चलता है, ऐसा चलता है। तो पहले दिमाग में कुछ बिठाने नहीं, सिर्फ क्या करना है, आपको कंपोनेंट बनाना है। इसको कंपोनेंट बोलते हैं, जिसको अपन जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन बोलते हैं ना, उसको क्या बोलता है, ये कंपोनेंट बोलता है। कंपोनेंट इसलिए बोलता है क्योंकि ये कंपोनेंट मतलब एक पार्ट है। किसका पार्ट है, पेज का एक पार्ट है। जैसे आपका हेडर फुटर बताया ना, मैंने भी समझाया कि इसमें हर चीज़ को अलग अलग बना सकते हो। तो यहाँ पर अपन इसका पूरा सिंटेक्स है, कंपोनेंट का सिंटेक्स क्या है, जब भी आपको कंपोनेंट बनाना है, ठीक है, तो मतलब आप पूरे रिएक्ट जेएस में सिर्फ आपको एक ही चीज़ बनानी है, कंपोनेंट, बस कंपोनेंट, और इसके अलावा कुछ भी नहीं बनानी है। तो कंपोनेंट क्या है, डिक्लेरेटिव, रीयूजेबल एंड फ्लेक्सिबल जावा स्क्रिप्ट कोड दैट कैन बी easily write and reuse into another component। तो ये क्या है, एक डिक्लेरेटिव, फ्लेक्सिबल, रीयूजेबल जावा स्क्रिप्ट का एक कोड ही है और कुछ भी नहीं है, जो किसके फॉर्म में लिखा जा सकता है, फंक्शन के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और क्लास के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। जैसे मैंने आपको दोनों चीज़ पढ़ाई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर मैंने आपको बताया कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर अपन क्लास के अंदर भी क्या कर सकते हैं,
प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और फंक्शन के थ्रू तो कर ही रहे थे अपन, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स अभी सिंपल है, यहाँ पे लिखना है आपको फंक्शन, यहाँ पे लिखना है फंक्शन का नाम, ये तो आपने देखा ही है। बस इसमें रिटर्न कराना रहता है। क्या रिटर्न कराना रहता है? आउटपुट। तो जैसे मुझे कुछ भी रिटर्न कराना है, मैं यहाँ लिख दिया पैराग्राफ, और यहाँ पे लिख दिया मैंने हेलो वर्ल्ड। यदि सिंगल लाइन के लिए क्या होता है पैरा, बस इतना आपको लिखना है रिटर्न, और यहाँ पर अभी आपको क्या लिखना है? स्टेटमेंट। हेलो वर्ल्ड भी फंक्शन में चलेगा? हाँ, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, हेल्प पैराग्राफ के अंदर मैंने लिख दिया। मतलब बेसिक से बेसिक प्रोग्राम भी फंक्शन में ही बनेगा ना, फंक्शन से ही बनता है। अब तुम क्या सिंपल का स्टेट लाइन थोड़े लिख दोगे वो तो नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए है। कोई सा भी प्रोग्राम बनाने के दो ही तरीके होते हैं, या कि फंक्शन बेस्ड तरीका है या कि क्लास बेस्ड है। और यदि आपको देखो ये सिंटेक्स ऑफ कंपोनेंट दैट रिटर्न सिंगल स्टेटमेंट, मतलब यदि कोई सिंगल स्टेटमेंट रिटर्न करता है तो ये, और सिंटेक्स ऑफ कंपोनेंट, इसको अब इस कंपोनेंट को अपने क्या करना पड़ता है? बाहर एक्सेस करने के लिए लिखना पड़ता है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? फंक्शन का नाम। सिंटेक्स ऑफ कंपोनेंट दैट रिटर्न मल्टीपल स्टेटमेंट्स। कंपोनेंट का सिंटेक्स जो बहुत सारे स्टेटमेंट्स को क्या करता है? रिटर्न करता है। स्टेटमेंट सेकेंड, तो एक तरीका ये है, जब भी आपको मल्टीपल स्टेटमेंट रिटर्न करना है तो हमेशा क्या है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपल स्टेटमेंट लगाने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं? डिव कंटेनर। तो ऐसे लिखना है, बस ये चीज़ आपको याद रखना है। इसमें भी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट तो करना पड़ेगा ना। एक्सपोर्ट मतलब इसको बाहर, हम इसको एक्सेस दे रहे हैं पब्लिक। जैसे अपन जो पब्लिक बोलते थे ना दूसरे लैंग्वेज में, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, तो बाय डिफॉल्ट ये समझ लो प्राइवेट रहता है। क्या रहता है? प्राइवेट रहता है। प्राइवेट मतलब लॉक रहेगा, तो उसको हमने क्या करना पड़ेगा? अनलॉक करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट मतलब हमने उसको एक्सेसिबिलिटी दी कि आप इसको बाहर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन का नाम हेलो, फिर यहाँ पे रिटर्न, यहाँ पे पैराग्राफ लगा देंगे, इसमें लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे क्या जाएगा? हेलो। ठीक है, अब इसको अपने को यूज़ करना है, तो अपन क्या करेंगे? सिंपल app.js, इसमें जाना है मेन। जैसे मेन फंक्शन होता है ना कॉल करने के लिए, मेन मतलब जिसको आपको चलाना है अभी, तो उसको आप यहाँ पे कॉल कर लो। तो जैसे मुझे हेलो चलाना है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? हेलो लिख दिया। दैट्स इट, करेक्ट। ये आ गया, क्या आ गया? हेलो वर्ल्ड। तो मतलब जिस चीज़ को आपको चलाना है, जिस चीज़ को एक्सेस करना है, वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? लिख सकते हो।
अभी सिर्फ इतना समझना है आपको, ज़्यादा ज्ञान गणित आपको अभी नहीं लगाना है। ज्ञान गणित सब बताऊंगा मैं कि फ्लो क्या होता है, कैसे क्या चीज़ें मैनेज होती है, पर अभी आपको सिंपल फंक्शन बना बना करके उसको कॉल करना। अभी इसमें सिंगल एक पैराग्राफ रिटर्न करना था, इसलिए अपन ने ये मैनेज कर लिया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है, ऐसा लिखते हैं, ऐसा का मतलब क्या है, इधर वाला जो रहता है ये फाइल नेम रहता है, और इधर वाला क्या रहता है, फंक्शन नेम रहता है। मान लो फंक्शन का नाम तुम बना देते हैं यहाँ पे वेलकम, और फाइल नेम hello डॉट JSX, तो इधर वाला फाइल नेम वही रहता, बस यहाँ पे क्या आ जाता, वेलकम आ जाता। बहुत सारे फंक्शन में तो सबका नाम देते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते ही नहीं है कंपोनेंट में, सिर्फ एक ही फंक्शन है, उसके अंदर ही सब कुछ लिखना है। ठीक है, एक कंपोनेंट के अंदर आपको एक ही फंक्शन, एक फंक्शन मतलब एक कंपोनेंट, अभी यहाँ पे लिखो कोड। ठीक है, मल्टी स्टेटमेंट लिखना, पूरा डिजाइनिंग कर दो, हेडर फुटर जो भी आपको मैनेज करना, वो पूरा डिजाइन जो आपने पढ़ा है सब लगा दो इसमें। ठीक है, तो कंपोनेंट मतलब अपने आप में एक सिंगल फंक्शन ही है। जैसे दूसरा बना दिया मैंने, अभी ये मल्टीपल रिटर्न करना है। यहाँ पे लिख दो ड्यू, ये क्या है, खाली ड्यू भी लिख सकते हो उसको, पर अभी तो ड्यू लिख दो। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, रिटर्न। स्लैश इधर लगाना है ना, उल्टा लगा दिया मैंने, ये हो गया। ठीक है, एक गलती करोगे चलेगा भी नहीं इसमें। यहाँ पे अब आपको जो भी लिखना है, इसमें आप कितने भी पैराग्राफ लिख सकते, जितना भी HTML में पढ़ा है, H1 H2 IMG SRC जो भी बनाना चाहो वो सब आप यहाँ बना सकते हो। हेडर बनाना है हेडर बना दो, फुटर बनाना है फुटर बना दो, सेक्शन बनाना है, इसमें CSS जो भी आपको करना है सब कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको चलाना है। यदि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं करोगे तो ये बाहर एक्सेस नहीं होगा, और मेन डॉट JSX में जाओ, इसको यहाँ पे जाके कॉल कर लो बस। तो अब आप जावा स्क्रिप्ट यदि किसी ने पढ़ा है तो सब ये सब चीज़ें क्या है उसको समझ में आएगी, और जिसको जावा स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा उसको ये सब चीज़ें समझ में नहीं, इसलिए जावा स्क्रिप्ट पढ़ाया जाता है जिससे आपको ये सब चीज़ें समझ में आए। ठीक है, अब ऐसे इसमें कलर देना है आपको, क्या देना है, कलर कॉम्बिनेशन देना है, कुछ भी मैनेज करना है तो वो भी आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, दे सकते हो। उसके लिए मैं अब नेक्स्ट सेशन में आपको इस डिटेल में बताऊंगा। अभी तो आप सिंपल पहले रिएक्ट का एनवायरनमेंट बनाइए, इस तरीके से कंपोनेंट बनाइए, मल्टी लाइन कंपोनेंट बनाइए, उसको कैसे यूज़ करते हैं ये मैनेज करके देखिए। ठीक है, आगे मैं नेक्स्ट सेशन में आगे आपको और चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, चलो।